भाई साहब एआई का हम भी फुल यूज करेंगे। इस बार सीए के पेपर जो सेट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एआई बेस हो रहे हैं। और हमारा तो अब जून में एग्जाम है ही है। पिछली बार मैंने कहा था कि आपके कुछ क्वेश्चन एआई बेस इन्होंने सेट किए हैं, क्योंकि अगर हम चैट जीपीटी जेमिनी पता नहीं ये वो यूज कर पा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट तो हमारा उस्ताद है। तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो अगर वो एआई का यूज कर सकते हैं तो हम भी एआई का यूज करके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं जिसमें आपकी हेल्प हो सकती है। बाकी भगवान के ऊपर है, हम अपना एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको जीएसटी के और कस्टम के टोटल 40 टॉपिक मैं बता रहा हूं, जो टॉपिक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे मैंने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की अलग पीडीएफ भी 61 टॉपिक के नाम से ड्राइव लिंक में डाली है, उसको डाउनलोड करके थ्योरी क्वेश्चन तो वो भी जरूर करके जाना। बट ये टॉपिक एक बार चेक कर लेना कि हर चैप्टर में ये टॉपिक तुमने किए हैं नहीं किए जी। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं वो टॉपिक हमारे जीएसटी के कौन कौन से हैं जी। सबसे पहला गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख के चले जाना। गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। देन शेड्यूल 1 सप्लाई के चैप्टर में आपको बार बार कह रहा हूं, शेड्यूल 1 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार। शेड्यूल 1 समझ गए ना। विदाउट कंसिडरेशन वाले काम को भी सप्लाई बनाते हैं, 4 पैरा होते हैं, पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा 4। ठीक है, वो चारों पैरा तुमसे पूछ सकते हैं। और वो इसका क्वेश्चन पता कैसे फ्रेम करेगा, डीम्ड सप्लाई बताओ जीएसटी में क्या होती है। तो वो डीम्ड सप्लाई का मतलब वो शेड्यूल 1 की बात कर रहा है। उसके बाद शेड्यूल 2 जिसमें गुड्स और सर्विस की सप्लाई क्या क्या बनती है, उसमें तो वैसे टोटल मिला के 6 पैरा हैं, 17 एंट्री हैं। बट कौन कौन से पैरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैरा 1 फिर पैरा 2 पैरा 4A पैरा 5B 5C 5D 5F और पैरा 6। इन पैरा को आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक बार जरूर देख के जाना है जी। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 3 में टोटल मिला के 10 पैरा हैं। उसमें से पैरा 1 पैरा 5 पैरा 7 पैरा 8 पैरा 9 पैरा 10, ये पैरा अपने अच्छे तरीके से आपने एक बार रिवाइज करके जाने हैं। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं, इसमें से वो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फ्रेम कर सकता है डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर से। डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये हमने मैराथन के अंदर भी किया था, रिवीजन क्लास के अंदर भी हमने किया था, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। फिर कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंस है जी, वो डिफरेंस एक बार जरूर देख के देना। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाए कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की है विदाउट कंसिडरेशन में, वो सप्लाई कब बन सकती है, ये वाला पॉइंट एक बार जरूर देख के जाना। आरसीएम में वैसे तो बहुत सारी सर्विस है, बट एक एडवोकेट की सर्विस, स्पॉन्सरशिप की सर्विस, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाली सर्विस, फिर डायरेक्टर की सर्विस, कॉपीराइट की सर्विस, रिकवरी एजेंट की सर्विस और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस। ये कुछ सर्विस ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आरसीएम में रोल अदा कर सकती हैं। हो सकता है इसमें से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी। उसके बाद ईसीओ, ईसीओ में 6 सर्विस थी ना, वो 6 की 6 सर्विस एक बार देख के जानिए कि जहां पे ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है जी। उसके बाद कॉम्पोजिशन लेवी में एग्रीगेट टर्नओवर की वो कंप्यूटेशन, वही सबसे मेन है जी कि पिछले साल के टर्नओवर कैसे निकालते हैं और करंट ईयर के टर्नओवर कैसे निकालते हैं कंसेशनल टैक्स पे करने के लिए। वो टर्नओवर कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमसे पूछ सकता है बताओ इसकी टर्नओवर निकाल के बताओ और ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। और दूसरा, अगर वो इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो वो 10(2)A याद है, वो सर्विस वाला जहां पे 50 लाख की लिमिट होती है, तो उसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है 10(2)A के अंदर से। उसके बाद एग्जामिशन में हेल्थ केयर की सर्विस, हेल्थ केयर वाली सर्विस, एजुकेशन वाली सर्विस, एग्रीकल्चर वाली सर्विस, फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, याद है वो फोक डांस हो गया क्लासिकल जहां पे 1.5 लाख रुपए की लिमिट होती है, और ब्रांड एम्बेसडर वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती। फिर चैरिटेबल एग्जामिशन और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो अभी लेटेस्ट में आई है, ये एग्जामिशन से रिलेटेड एक बार आपने जरूर देख के जाना है जी। उसके बाद फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स और सर्विस आरसीएम वाला केस, आरसीएम वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं एक बार वो जरूर देख के जाना है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट और पेनल्टी वाले केस में क्या निकल के आता है एक बार वो जरूर देख के जाना है। बात समझ में आ रही है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, टॉपिक सारे करने हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। रेगुलर बैच में तो बिल्कुल नहीं छोड़ा, रिवीजन क्लास के अंदर भी नहीं छोड़ा, और मेरे ख्याल से एक डिटेल रिवीजन, एक मैराथन, और एक ये टॉपिक फिर मैं तो आपको दोबारा से बता रहा हूं, और एक प्री एग्जाम मैराथन भी मैं रखता हूं, मतलब प्री एग्जाम सेशन भी रखता हूं एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक है ना, तो मत, बट फिर भी ये आपका फर्ज बनता है कि टॉपिक एक बार आपने जरूर देख के जाने हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में गुड्स वाले केस में ऑन बोर्ड कन्वेंस वाला पॉइंट, फिर बिल टू शिप टू वाला केस, और असेंबली वाले पॉइंट का पीओएस क्या होगा। सर्विस वाले केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी,
इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, और बैंकिंग सर्विस और टेलीकॉम सर्विस। इनका पीओएस एक बार आपको देख के जाना है जी। उसके बाद वैल्यूएशन में 15 में इंक्लूजन, वो 5 इंक्लूजन है, पांचों की पांचों देख के जानी है, बट दो थोड़ा ध्यान से देखना, इंटरेस्ट और सब्सिडी वाला पॉइंट। उसके बाद डिस्काउंट में, डिस्काउंट तो दो ही है, प्री और पोस्ट। पोस्ट सप्लाई वाला डिस्काउंट एक बार तरीके से देख लेना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस में कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, रिवाइज इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हैं, डिलीवरी चालान कब इशू करते हैं, और ई इनवॉइस की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ये टॉपिक आपको एक बार टैक्स इनवॉइस वाले टॉपिक में दोबारा से एक बार तरीके से देख लेना जी। उसके बाद आईटीसी में सेक्शन 16(2) में एक तो वो याद है, अगर इंस्टॉलमेंट में सामान ले रहे हैं तो लास्ट लोट पे आईटीसी मिलता है, और वो 180 डेज वाला, 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी। फिर 16(3) डेप्रिसिएशन है तो आईटीसी नहीं है। 16(4) टाइम लिमिट क्या होती है आईटीसी क्लेम करने की। 17(5) कहाँ कहाँ पे आईटीसी ब्लॉक है, वो ब्लॉकेज वाला पॉइंट एक बार देख लेना। फिर 18(1) में सी और डी, वो कैपिटल गुड्स वाला, कि अगर एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल सप्लाई है, या अगर मान लो मैं कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जा रहा हूं तो बचे हुए स्टॉक का तो मिलेगा, बट कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस करके। 18(6) अगर मैं कैपिटल गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं उस केस में रिवर्सल कैसे होता है जी। उसके बाद पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले टॉपिक में आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ऑर्डर क्या होगा, मैनर क्या होगा, और सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट वाला जी। उसके बाद रूल 86A, रूल 86B, कहां पे आईटीसी के यूज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, रूल 86A और रूल 86B। फिर रजिस्ट्रेशन में 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट कहां कहां पे है, 4 स्टेट, 6 स्टेट, अदर स्टेट, तो वो देख लेना। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कहां का करवाना होता है, किस केस में लिमिट इनेबल हमेशा करवाना ही है। फिर गवर्नमेंट कह रही कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से केस में आरसी कैंसिल हो सकती है। एनआर और सीटीपी वाले केस में रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक मिलता है, कैसे मिलता है, वो एनआर और सीटीपी वाला केस। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉम्पोजिशन को मेंटेन नहीं करने होते, याद है वो दो थे, स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल ऑफ टैक्स, और कितने टाइम तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, वो टाइम लिमिट। और फिर रिटर्न अंडर जीएसटी में जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट, 1A अमेंडमेंट वाला, 3B मंथली रिटर्न जो जाती है, 4 कॉम्पोजिशन, 9 एनुअल, 10 फाइनल रिटर्न। और क्यूआरएमपी स्कीम कब ले सकते हैं और कब हमें अप्लाई करना होता है क्यूआरएमपी के लिए, ये बातें एक बार देख लेना। ईवे बिल के अंदर वैलिडिटी, ईवे बिल की वैलिडिटी और कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ब्लॉक ईवे बिल कब हो सकता है, हमारा ईवे बिल ब्लॉक कब होगा, और ईवे बिल की रिक्वायरमेंट कहां कहां पे नहीं होती, ये टॉपिक आपके यहाँ पे आते हैं जी। तो मैं यहाँ पर 20 लिख रहे होंगे, बट ये टोटल मिला के 40 के राउंड टॉपिक हैं, और यहाँ पे कस्टम के अंदर बस एक ही वैल्यूएशन वाला पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर तुमसे पूछ सकता है अगर पूछना चाहेगा तो। ड्यूटी ड्रॉबैक में परसेंटेज याद करो, अगर एज इट इज हमने सामान बाहर भेज दिया तो 98%। अच्छा, कस्टम की भी मैराथन है, आप मेरी ऑल मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, बच्चे कह रहे सर कस्टम के 5 लेक्चर तो डिटेल में पढ़े हैं, अगर 5 लेक्चर है वो देख लिए तो 2 सवा 2 घंटे की कस्टम की मैराथन भी है उस मैराथन वाली प्लेलिस्ट के अंदर ही, तो कस्टम के मैराथन देख सकते हो, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है जी। तो मैराथन तुम्हारे 2 घंटे के अंदर कस्टम भी वहां से हो सकता है। उसके बाद फिर बैगेज, बैगेज वाला एक टॉपिक है कस्टम के अंदर, तो बैगेज में कहां पे कितनी लिमिट होती है वो तुमसे शायद पूछ सकते हैं, बट मेरे को चांसेस जो है वो वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन पूछने के ही है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन नॉर्मली वहीं से बनता है। तो ये पूरे आपके टॉपिक यहां पे निकल के आ रहे हैं, इसका पीडीएफ भी मैंने ड्राइव के लिंक में शेयर कर दिया जी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से मैं पूरे एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपका मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा। एक बार मेरी डिवीज़न 16 को मैराथन हो जाए, 16 तारीख को मेरी मैराथन है इनकम टैक्स की, जैसे ही मैराथन खत्म होगी उसके बाद मैं अगले 7 दिन तुम्हारे लगातार टेस्ट रखूँगा, ताकि कम से कम तुम 1-2 घंटे बैठ के टेस्ट दोगे, आइडिया लगेगा तुम्हें कि तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, अपने आंसर चेक करोगे, थोड़ा तुम्हारा लेवल और बढ़ेगा, और कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो भी तुम्हें पता लगेगा जी, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं जी अब 16 तारीख के हमारी मैराथन के लिए, ऐसे बीच में कुछ ना कुछ वीडियोस बना के मैं डालता रहूंगा, और आई होप उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। मैं फिर बोल रहा हूं सारे बच्चों को मैक्सिमम, और मैंने क्लास शेड्यूल कर दिया 16 तारीख वाली,
शुरू होने से पहले या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 500 प्लस लाइक उस क्लास के अंदर होने चाहिए, ताकि मुझे प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है जी, क्लास आपके शेड्यूल है, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव वाले फोल्डर में जाओ, लाइक करो, उसी लिंक को शेयर कर दो ताकि हर बच्चे के पास वो लिंक पहुंच जाए। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।